पंजाब हुकूमत की जानिब से अपने अवाम को बिजली के बिल्स में 14 रुपये का रिलीफ देने पर सिंध और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमतें आपे से बाहर हो गई हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने तो अवाम को रिलीफ देने के इस अमल को बेवकूफ़ी करार दे दिया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने मुराद अली शाह के बयान पर मायूसी का इजहार करते हुए तंज किया कि क्या करप्शन के पैसों से जेबें भरना बेवकूफ़ी नहीं होती? क्या अपने प्रोटोकॉल पर अरबों रुपए उड़ा देना बेवकूफ़ी नहीं होती? अवाम को रिलीफ देना बेवकूफ़ी है तो ऐसी बेवकूफ़ी वो बार बार करती रहेंगी। जवाबल जवाब के लिए वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन आए और इस बिजली सियासत पर अपना भरपूर हिस्सा डाला। मरियम नवाज़ के तंज का जवाब तंज से देते हुए कहा कि छोटे भाई ने पहले पूरे मुल्क के लिए बिजली महंगी कर दी, फिर बड़े भाई ने सिर्फ पंजाब के अवाम के लिए बिजली सस्ती कर दी। शर्जील मेमन ने नून लीग के कायदीन के विजन पर सवाल उठाते हुए कहा कि लीडरशिप शॉर्ट टर्म की नहीं, लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करती है। 2 माह के लिए अवाम को रिलीफ देना कोई रिलीफ नहीं होता। वज़ीर इत्तलात सिंध का जवाब देने वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी सामने आई और हैरानगी का इजहार करते हुए कहा कि कभी सोचा नहीं था कि पीपल्स पार्टी पंजाब की आवाम से इस कदर तासुब का मुजाहरा करेगी। गुड और बैड रिलीफ की इस बहस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी आगे बढ़े और वजाहत दी कि पंजाब ने जो भी रिलीफ अवाम को दिया है उसमें विफाक का कोई अमल दखल नहीं है। NFC के तहत सूबों को अरबों रुपए मिलते हैं। पंजाब ने अपने वसाइल से अवाम को रिलीफ दिया, दीगर सूबे भी बिस्मिल्लाह करें। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान इस लफ्जी गोलाबारी को देखते हुए यह तासुर उभर रहा है कि दोनों जमातों के सियासी इत्तेहाद की वजह हुब्बे अवाम नहीं, बुग़्ज़े इमरान है। इमरान खान की वजह से दोनों जमातें एक दूसरे का साथ देने पर मजबूर नजर आ रही हैं। अगर ऐसा ना होता तो अवाम को रिलीफ मिलने पर मुराद अली शाह सीख पाना होते और मरियम नवाज के इस इकदाम को बेवकूफ़ी ना कहते। बिल्कुल उसी तरह जैसे मुस्लिम लीग नून ने कभी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की मुखालफत नहीं की और ना ही कभी इसका नाम बदला। नून लीग के हर दौर में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए मख्तस रकम में इजाफा ही हुआ है। अवामी फलाह के कामों की मुखालफत सियासत बराए सियासत से ज़्यादा कुछ नहीं। 2 माह के लिए ही सही, अगर अवाम का भला हो रहा है तो वो बेवकूफ़ी हरगिज़ नहीं है। लॉन्ग टर्म ना सही, शॉर्ट टर्म के लिए ही अगर अवाम का कुछ बोझ हल्का हो रहा है तो उस पर ताने देने के बजाय इस अमल को सराहा जाना चाहिए। फिलहाल दोनों जमातों के कायदीन ने अपने अपने रहनुमाओं को मजीद बयानबाजी से रोक तो दिया है, मगर कल से शुरू होने वाली इस नोक झोंक पर यह ज़रूर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि दोनों जमातों में सब कुछ अच्छा बिल्कुल नहीं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इन्हीं अहम लीड्स के ऊपर हम आज के शो के अंदर डिस्कशन करेंगे। देखते रहिए सीधी बात बीनर सलीम के साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं और इस वक्त सीधी बात जोन के अंदर मुझे ज्वाइन किया हुआ है फ्रॉम लाहौर स्टूडियोज़ बैरिस्टर शाहिद मसूद साहब, रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। अस्सलाम वालेकुम, वार्म वेलकम बैरिस्टर साहब। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी परवेज़ संधेला साहब, वन ऑफ द रेगुलर फीचर है सीधी बात का, नून लीग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हुकूमत में। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ बने हुए हैं जी अखुनज़ादा चट्टान साहब, रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और ये हुकूमत में तो खैर नहीं है लेकिन जो हुकूमत बनी हुई है ये उसको सपोर्ट ज़रूर कर रहे हैं। अब ये कितना सपोर्ट कर रहे हैं, जो आज की सूरत हाल है वो यही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के बीच में हमें काफ़ी ज़्यादा लफ्जी गोलाबारी देखने को मिली, सुनने को मिली। इस हद तक कि मुराद अली शाह साहब ने, जो मरियम नवाज़ ने, पंजाब हुकूमत ने जो रिलीफ दिया है बिजली के बिल्स के अंदर आवाम को, बिजली सियासत को की नज़र करते हुए ये बताया, ये कहा कि भाई ये तो सरासर बेवकूफ़ी है कि जी जो बिजली के बिल्स हैं उसके अंदर जो पंजाब हुकूमत है वो 45 अरब रुपए अपनी तरफ से जो है इन्फ्लक्स कर रही है। इसके बदले में मरियम नवाज़ ने जवाब दिया। मरियम नवाज़ के जवाब के बदले के अंदर शर्जील मेमन साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, शर्जील मेमन साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बदले में अज़मा बुखारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसके बाद अब मेरे शो के अंदर आज मौजूद हैं परवेज़ संधेला साहब एंड ऑफकोर्स चट्टान साहब। ये दोनों अब इस सिचुएशन के ऊपर बात करेंगे कि लड़ाई क्यों हो रही है। अवाम को रिलीफ देने के लिए लड़ाई हो रही है, ये तो कंपटीशन हेल्दी होना चाहिए, लेकिन उससे भी ज़्यादा एक सीरियस खबर जो मेरे पास है, मैं चाहती हूँ कि हम उससे अपने शो का आगाज़ करें। संधेला साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। आज अगर मैं आपको ये बताऊँ कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल ह्यूमन कैपिटल की रिपोर्ट है जिसके अंदर ये बताया गया है कि 130 ममालिक में पाकिस्तान जो है वो इतना नीचे है कि 125वें नंबर पर है व्हेन इट कम्स टू एजुकेशन, तालीम का गिरता हुआ मयार। और ये मैं आपसे इसलिए सवाल कर रही हूँ संधेला साहब क्योंकि आप हुकूमत में हैं, ये मैं आपसे इसलिए सवाल कर रही हूँ संधेला साहब क्योंकि आप एम्स्टरडैम में रहते हैं, और ये मैं आपसे इसलिए सवाल कर रही हूँ कि ये जो अक्सर आप लोग कहते हैं ना कि लोग PTI के पीछे चले गए हैं, इमरान खान साहब के पीछे चले गए हैं, इसकी एक बहुत बड़ी रीज़न ये है कि कोई ये नहीं चाहता कि पाकिस्तान के अंदर तालीम हो, शऊर आए लोगों में, ताकि लोग सही और गलत के बीच में डिसाइड कर सकें।
बहुत शुक्रिया बिनश। बड़ा ये इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में जो एजुकेशन के बच्चों के मसाइल हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मैं आपको एक इसमें अच्छी चीज़ ऐड करके अगर बताऊं तो आज पंजाब की वज़ीर आला ने जो पोजीशन होल्डर बच्चे हैं, जो 9 बच्चे थे उनमें 6 करोड़ रुपया जो है उनको इनाम में बांटा है। और उसमें जो अच्छी बात है वो उसमें से 6 बच्चे सरकारी स्कूलों के थे। और ये वाला जो आज ये वज़ीर आला साहब ने बच्चों को बुलाया और दिया, ये 6-7 साल के बाद हुआ। इससे पहले शहबाज शरीफ साहब कर रहे थे, लेकिन उसके बाद फिर दरमियान में ये जो पूरा 5 साल का अरसा आया है उसमें इस किस्म की कोई तकरीब नहीं हुई, तुलबा की किसी किस्म की कोई हौसला अफजाई नहीं हुई। तो ये क्रेडिट जो है मरियम नवाज साहबा को जाता है। और देखें, उन्होंने आज भी अपनी तकरीर में कहा कि एजुकेशन, हेल्थ, ये सबसे ज्यादा मेरे दिल के करीब मंसूबे हैं। सबसे ज्यादा जो मैं अपना टाइम स्पेंड करती हूँ, सबसे ज्यादा जो मैं अपनी तवज्जो देती हूँ वो इसी पे देती हूँ। और यही आपका मौजू है। अब देखें, इसमें बिनश बहुत सारे मसाइल हैं कि बच्चों की एजुकेशन के हवाले से प्राइवेट एजुकेशन वाले जो हैं और फिर जो गवर्नमेंट वाले हैं, आप आज देख लें 40 साल की उम्र वाले, 50 साल की उम्र वाले जितने हमें सुन रहे होंगे या हमारे साथ बैठे हुए हैं, 99% सरकारी स्कूलों की पढ़े हुए हैं। आपका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, वो भी हो सकता है सरकारी स्कूल से पढ़े हों। आपके प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उस वक्त वो भी उस वक्त के सरकारी स्कूल से पढ़े हों। लेकिन जैसे जैसे ये बिजनेस बनता गया और उसमें मसाइल आते गए, लेकिन मौजूदा जो हुकूमत है वो इस पे जो काम कर रही है, जाहिर है इसका रिजल्ट जो है वो हमें 1-2 दिन में तो नजर नहीं आएगा, लेकिन उसका रिजल्ट हमें, हाँ, उसका रिजल्ट हमें आना चाहिए। सिंध में उसका रिजल्ट जरूर आना चाहिए, उसका केपीके में रिजल्ट जरूर आना चाहिए, क्योंकि केपीके में 11-12 साल से एक जो पार्टी है वो हुकूमत कर रही है। और अल्लाह ताला की ज़ात जिंदगी से दे पीपल्स पार्टी वालों को, ये तो मेरा ख्याल में अब बने ही है हुकूमत के लिए। इन्होंने तो अब तो हुकूमत से निकलना ही नहीं है, अब हुकूमत में रहेंगे उस सूबे में। इनसे ये सवाल जरूर होना चाहिए कि वहां पर जो ये पोजीशन है क्या है, क्योंकि 15 साल से अभी ये 16वां साल है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत है। उस लिहाज से अगर ये एजुकेशन में कुछ किया हुआ उन्होंने, तो ये कम अज कम जो रिपोर्ट आप बता रही हैं नहीं आनी चाहिए। लेकिन जब 3 साल या 4 साल हो जाएंगे तो इसमें PMLN जरूर जवाबदेह होगी इस हवाले से कि अभी ये जो पोजीशन इतनी हमारा नंबर जो 125वां है, ये 100 पर क्यों नहीं है, या 98 पे क्यों नहीं है, 95 पे क्यों नहीं है। नहीं, लेकिन फिलहाल साहब इतना डिप्रेसिंग है, आप यकीन करें, मतलब कसम से दिस इज सो डिप्रेसिंग। श्रीलंका 70वें नंबर पे, 70th, और अगर मैं नेपाल की बात करूं 98 नंबर पे वो है। मतलब श्रीलंका, नेपाल, अल्लाह माफ़ करे, हम इनको क्या समझते हैं? हम तो ये समझते हैं कि डेवलपिंग की कंट्रीज़ हैं। ये कौन सी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं? इनका नंबर पाकिस्तान के नंबर से इतना ऊपर है। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी डिप्रेसिंग सिचुएशन। लेकिन आपने सही लाइन पकड़ी है। ये जो आपने लाइन पकड़ी है ना, इसी को टो करते हुए मैं ज़रा PTI की तरफ जा रही हूँ। आप अलाउ करें, मेरे पास तो आज वैसे बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं भाई, बैरिस्टर शाहिद मसूद साहब, और इसलिए भी बड़े पढ़े लिखे हैं क्योंकि इमरान खान साहब के सारे केसेज ये कर रहे हैं, PTI के बड़े जो ट्राइब्यूनल्स के मामलात हैं वो ये देख रहे हैं। बैरिस्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, एक तो आपने वक्त दिया। सर मैं बड़ी डिप्रेशन में हूँ सीरियसली। ये प्रोग्राम मैं बहुत अच्छे मूड में करती हूँ, मेरा बड़ा एक तरीका है, मैं बड़े लाइटर मूड के ऊपर हंसते खेलते मज़े करते हुए शो करती हूँ, क्योंकि जवाब आप रिप्रेजेंटेटिव ने देना होता है। लेकिन ये इतना डिप्रेसिंग है। एक तरफ ये रिपोर्ट आई जिसके अंदर पाकिस्तान गिरते हुए मयार तालीम की वजह से 125वें नंबर पे। अब आप इसी खबर को जोड़ दें कि बरतानिया के अंदर आपको पता है कि थोड़े दिनों पहले हुआ था कि जी खूब ज़्यादा राइट्स हो रहे हैं, बड़े मसले मसाइल हो रहे हैं। पता चला वो फेक न्यूज़ थी। फेक न्यूज़ किसने क्रिएट की सारी? वो एक पाकिस्तानी था जो बरतानिया से भागकर पाकिस्तान आ गया। उसको पाकिस्तान से आज गिरफ्तार किया गया है बाय द टाइम मैं आपके साथ ये शो कर रही हूँ सर। सो मैं तो रोने वाली हो गई कि गिरता हुआ मयार तालीम हो, नालायक तरीन लोग हम पाकिस्तानी, झूठ के अंदर नंबर 1 हम पाकिस्तानी, फेक न्यूज़ फैलाने के लिए हम पाकिस्तानी। मैं नहीं चाहती कि भाई मेरे मुल्क का ये इमेज बने। कौन है इसका जिम्मेदार और क्यों नहीं? आप सारे हुक्मरान। बैरिस्टर साहब आपने इलेक्शन लड़ा है, चट्टान साहब इलेक्शन लड़ते हैं, संदेला साहब आज नहीं तो कल इलेक्शन लड़ लेंगे, अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टीज को रिप्रेजेंट करते हैं। आप लोग मेरे बारे में, यूथ के बारे में, पाकिस्तान के बारे में क्यों नहीं सोचते? इतना बुरा इमेज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच बेनिश, आपने प्रोग्राम में बुलाया और इतना इम्पॉर्टेंट आज टॉपिक आपने डिस्कस किया। और मैं हमेशा आपको शो देखता हूँ, बड़ा खूबसूरत शो करती हैं आप, और बड़ा इसके अंदर कुछ इंफॉर्मेटिव भी होता है। जिस तरह आपने बात की कि आज हमारा मुल्क 125वें नंबर पे चला गया जब मयार तालीम की बात करें, और मुझे अफसोस हुआ संदेला साहब की ये बात सुन के कि उन्होंने फिर वही जो गर्दान बोलते हैं कि सब कुछ इमरान खान के ऊपर डाल दिया। ये 77 साल हुकूमत इमरान खान की तो कभी रही नहीं है। ये हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की थी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की थी, मियाँ साहिबान बरसर इक़्तिदार थे, या जरदारी फैमिली या भुट्टो फैमिली बरसर इक़्तिदार थी। और ये बात स्टार्ट होती है पाकिस्तान के क़याम के फ़ौरन बाद। अगर आज मयार तालीम गिरा है तो उसकी वजूहात इनसे पूछनी चाहिए।
इनको कटहरे में लेकर आ जाना चाहिए। आज का नौजवान, आज आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों मकबूल तरीन जमात है? क्योंकि लोग इनसे फेडअप हुए। लोगों ने कहा जो नौजवान था, आज हमें यूथ की पार्टी क्यों कहा जाता है? क्योंकि यूथ की रिप्रेजेंटेशन ये करते नहीं हैं। क्योंकि यूथ जिस स्कूल के अंदर गई, जिस कॉलेजेस के अंदर गई, जिन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर गई, वहाँ पे उनको वो मेयार तालीम ना मिल सका जो वो एक्सपेक्ट करते थे, जिसका उन्होंने ख्वाब देखा था। देखें, ये बड़े सगीर जब पाकिस्तान मार्ज वजूद में आया तो इसको बनाने वाले भी एक उस्ताद थे, कायज़-ए-आज़म मोहम्मद अली जनाब, वो भी टीच करते थे। मतलब अल्लामा इकबाल जो हैं, जिन्होंने ख्वाब देखा। तो जब आपके मामलात पाकिस्तान बनने के बाद, जब ब्यूरोक्रेसी आई, जब आपके निज़ाम तालीम बनी, और उस वक्त भी बहुत सारे अच्छे लोग इस निज़ाम तालीम ने पैदा किए, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ क्योंकि इनकी पॉलिसीज़ इस तरह की हुई, आज आप देखें आज ये कर क्या रहे हैं। जो सरकारी स्कूल है उन सारों को प्राइवेटाइज़ करने जा रहे हैं। उनको कहते हैं जी, मरीम नवाज़ साहिबा का विजन है कि जी ये हमसे अब चल नहीं रहे, इनके अंदर प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तौर पे मॉडल ला के हम जो है सरकारी स्कूल्स को चलाएंगे। इसी तरह ये सेहत के मैदान के अंदर, अस्पतालों के अंदर ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करने का इरादा रखते हैं और डाउन साइजिंग कर रहे हैं। कह रहे हैं हमने कुछ इदारे ही ख़त्म कर देने हैं कि हम जो है जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो कम करना चाह रहे हैं। अब पूछा जाए कि ये इदारे बनाए किसने थे? ये आपकी कुछ ज़ाती जागीर नहीं है। जब आपका दिल करेगा आप इनको बेच के चले जाएंगे। सरकारी स्कूलों के अंदर जब उस्तादजा को भर्ती किया गया, आपको याद होगा, सरकार सियासी तौर पे उनको वो नौकरियां दी गई जो घरों में बैठे थे। आज सिंध के स्कूल्स के अंदर चले जाएं, अक्सर हम ये रिपोर्ट्स देखते हैं, मीडिया के ऊपर आती हैं कि स्कूल बंद पड़े हैं, वहाँ पे गोश्त स्कूल्स हैं, टीचर्स हैं, वहाँ पे गायें भैंसें बधी हुई हैं, कोई टीचर नहीं जाता, लेकिन कागजात के अंदर उनको सैलरीज भी दी जा रही हैं और वो उनकी बाकायदा अटेंडेंस भी लग रही है। सेम इज द केस विद पंजाब के अंदर भी ये हालात। लेकिन अल्लाह खैर करे, केपीके में तो ऐसा कोई मसला नहीं है ना। में बेचने के लिए लगा दी हैं, जरा ये बता दें मिनिस्टर साहब को, 5 यूनिवर्सिटियां बेचने के लिए लगा दी हैं, उनके कोई चांसलर वाइस चांसलर नहीं है, जरा ये बता दें। सर मैं आपको चैलेंज करता हूं, अगर इस तरह की बात है तो आप डॉक्यूमेंट्स के साथ आए, मेरे साथ बैठ के मुनाजरा कर लें। केपीके के अंदर उस आदमी की हुकूमत है जो चांसलर का इलेक्शन लड़ने जा रहा है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का, जिसको तालीम के हवाले से हर चीज का उसको पता है कि मेरा यूथ चाहता क्या है। पिछले 3 गवर्नमेंट्स बनी है केपीके के अंदर, आज तक कभी इस तरह नहीं हुआ किसी एक सूबे के अंदर इस तरह रिपीट किया हो गवर्नमेंट ने। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं है, जहां पर केपीके की हुकूमत है उस बंदे की पहचान शहद की बोतल है, तो प्लीज थोड़ी सी करेक्शन करें। जरा मैं चाहता हूं कि हम अच्छे माहौल में करें, लेकिन ये 70 साल नून लीग और पीपल्स पार्टी पर डालकर हमें आप ये ना बताएं। सर अगर ऐसा नहीं है तो आप मुझे बताएं किसकी गवर्नमेंट थी। 85 के अंदर क्या नवाज शरीफ यहाँ के चीफ मिनिस्टर नहीं थे? 88 के अंदर नहीं थे? 90 के अंदर नहीं थे? ये जो आपकी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, बेनजीर भुट्टो साहिबा नहीं थी? क्या IPPs के कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने नहीं किए? क्या निजाम तालीम को इन्होंने बेड़ा गर्क नहीं किया? क्या सियासी भर्तियां नहीं की? मुझे बता दें। आप मुझसे हिसाब ले लें, मैं आपको एक एक दौर का तो सर आपसे हिसाब अवाम ने 8 फरवरी को लिया था, आपको उठाकर परे फेंका, आप स्टोलन मैंडेट लेकर आ गए। आपने एक ऐसी हुकूमत बनाई जिसके अंदर आपके पास मैंडेट ही नहीं है। तुलबा को इनाम देने की एक तकरीब हुई है 6 साल बाद पंजाब में। आज जो बच्चे पोजीशन होल्डर हैं उनकी तकरीब हुई है। आपके पास सिर्फ तशहीर के अलावा एडवर्टाइजमेंट के अलावा कुछ नहीं है। मैं आपको अगर मैं बता रहा हूं, मुझे गलत साबित कर दें, बुज़दार साहब के दौर की कोई एक ऐसी तकरीब निकाल के मेरे सामने आपको तारीख ने गलत साबित किया, आपको आज की यूथ ने गलत साबित सर जी, शो शुरू करने से पहले बैरिस्टर साहब एंड संदेला साहब, मुझे लगा कि आज आपकी और पीपल्स पार्टी की बड़ी लड़ाई होनी है। ये तो आपकी और पीटीआई की लड़ाई हो गई। जहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो वहां लड़ाई ना हो, ये तो हो नहीं सकता ना। नहीं आप लड़े, मुझे था आप पीपल्स पार्टी से लड़ेंगे। ये तो आप लोगों ने आपस में, चट्टान साहब बेचारे, चट्टान साहब इतने मासूम लग रहे हैं, इतने मासूम लग रहे हैं। ये देखे विंडो में बैठे हुए चट्टान साहब, ताना आपको परवेज संदेला साहब ने भी लगाया है। वो कह रहे हैं जी 15 साल की हुकूमत, गो स्कूल्स। ये ताना आपको बैरिस्टर साहब पीटीआई वाले भी दे रहे हैं। कौन से स्कूल, कौन से असातिज़ा? ये तो आपको हिसाब देना पड़ेगा सर, कि आपको तो सिंध के अंदर एक आइडियल तालीम का निज़ाम होना चाहिए, ख़ास तौर पे जब आपकी पार्टी का चेयरमैन सही मानों में अगर कोई यूथ की रिप्रेजेंटेशन करता है ना, तो वो बिलावल भुट्टो हैं, जिस एज ब्रैकेट में वो आते हैं। आपके तो सूबे के अंदर एक आइडियल तालीमी निज़ाम होना चाहिए था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए थानी तो मैं भी दे सकता हूँ और मैं हकीकत बयान करूँगा, मैं झूठ नहीं कहता हूँ। मैं आसानी से कह सकता हूँ कि 6 महीने हो गए कि केपीके के बच्चों को किताबें नहीं मिले हैं। अगर किसी ने मुझे गलत साबित किया, मैं इस्तीफा दे दूंगा सियासत से।
3 महीने घरों में बच्चों की हो गई छुट्टियों में बगैर किताबों के बच्चों को अभी तक किताबें नहीं मिले हैं। 5 यूनिवर्सिटियां की जमीनें बेच रहे थे, हमने हाई कोर्ट में इस पे स्टे लिया है। कोई देखना चाहे तो मैं वो स्टे और वो सारा सबूत पेश कर सकता हूँ। मैं आसानी से ये इल्जाम लगा सकता हूँ कि 71% पाकिस्तान तो पंजाब है। अगर पंजाब का तालीम बेहतर होता तो आज हमारा रिकॉर्ड बेहतर होता। मैं आसानी से ये कह सकता हूँ कि आप चारों सूबों का बजट निकाल दे कि दूसरे सूबों ने एजुकेशन के लिए कितना पैसा रखा है और सिंध हुकूमत ने कितना पैसा रखा है, लेकिन मैं ताने नहीं दूंगा। मैं एक पाकिस्तानी के शहरी की हैसियत से सियासी बात, पॉइंट स्कोरिंग के बगैर बात करना चाहता हूँ, और वो ये है कि पहला ये सोचना होगा कि हमारे रियासत के, मैं हुकूमतों का नहीं कह रहा हूँ, मैं रियासत का कह रहा हूँ कि हमारी रियासत की तरजीहात क्या है। क्या हमारी रियासत की तरजीहात एजुकेशन है? क्या हमारी रियासत की तरजीहात ज़राअत है? क्या हमारी रियासत की तरजीहात जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर है? बिल्कुल भी नहीं है। हमारी रियासत की तरजीहात क्या है? हमारी रियासत की तरजीहात है दिफा। और दिफा में जिधर तक हम पहुंच गए हैं, आपने खुद जिन मुमालिकों का नाम लिया कि ये हमसे एजुकेशन में पहले है, वो 100 साल भी हम तक नहीं पहुंच सकते। हम इस्लामी दुनिया में वाहिद एटमी ताकत है। हम जिहाज अपने बनाते हैं, हम टैंक अपने बनाते हैं। कल हमने एक शाहीन मिसाइल का जो है तजर्बा किया, वो लोग मिसाइल नहीं बना सकते। इस्लामी दुनिया में हम पहला मुल्क है जो अपना सैटेलाइट चांद तक भेज दिया। तो ये हर रियासत के अपनी तरजीहात होते हैं। ये कोई अच्छी तरजीहात नहीं है जो हमने अपनाए हैं कि दिफा और ये हमारा कोई अच्छा मंसूबा है जो हम ये कर रहे हैं, अच्छा नहीं है। लेकिन मैं बहैसियत एक पाकिस्तानी आपको बता रहा हूँ कि हमने हमारी रियासत ने जिस चीज़ पे तरजीह दी है उस पे हम कमाल तक पहुँचे हैं। लेकिन आप जिन चीज़ों की जिक्र कर रहे हैं ये हमारी रियासत के तरजीह में शामिल नहीं है। न एजुकेशन हमारी रियासत की तरजीह में शामिल है, न तिजारत हमारी रियासत के तरजीह में शामिल है। हमने जो चीज़ में पे तरजीह दी है इसमें हम कमाल को पहुंचे। आपने देख लिया हमारे पड़ोस में रशिया जैसे मुल्क जो है उन्होंने अपने आखिरी हिज किया लेके और वहां से भाग गया। नेटो आ गए, अमेरिका ने हमारे पड़ोस में जो है वो दम तोड़ दिया। तो जिस चीज़ पे हमने तरजीह दी है इस पे हम कमाल पे पहुंचे हैं। लेकिन जिस चीज़ पे हमने तरजीह नहीं दिया है तो इससे हमसे क्या सवाल पूछना है और हुकूमतों से क्या सवाल पूछना है कि इसमें हम क्यों पीछे रह गए। तो हमारे मुल्क का जो तरजीह है, और ये तनकीद मेरे भाई ने किया प्राइवेट एजुकेशन पे, हुआ करे कि प्राइवेट एजुकेशन यहाँ पे है। मैं आपकी बात बिल्कुल मानती हूँ चेतन भाई, मैं मान लेती हूँ आपकी बात। आप मेरे लिए भाई काबिल एहतराम है। बैठने का जगह नहीं है। हमारे बाजोड़ में अनायत कला में एक प्राइमरी स्कूल है, इसमें 1300 बच्चे हैं जिसको 4 असातिज़ा पढ़ाते हैं। ये गवर्नमेंट स्कूलों के हालात है। तो ऐसे में अगर प्राइवेट इदारे भी नहीं होते तो पता नहीं इस मुल्क का और क्या होता। ठीक है चेतन भाई, मैं आपको जवाब भी ले देती हूँ। मैं आपकी बात मान भी रही हूँ, आप बड़े भी हैं, सीनियर सियासतदान भी हैं, आप कह रहे हैं बड़ी, आप एक सुलझी भी हमेशा बात करते हैं मेरे शो के अंदर। लेकिन सर अगर रियासत की ये प्रेफरेंसेस नहीं थी तो ये होनी चाहिए थी, क्योंकि बिलावल भुट्टो से मैं बहुत कुछ वो एक्सपेक्ट करती हूँ जो कि मैं नून लीग से और पीटीआई से नहीं कर सकती। दूसरी चीज़ ये है कि सर अगर कुछ भी नहीं है तो कम से कम आप ताने तो ना मारें। मुराद अली शाह साहब, अगर पंजाब के अंदर बिजली के बिल्स के अंदर रिलीफ मिल गया है, आप लोग सीख पा रहे हैं, आपको उससे भी प्रॉब्लम हो रही है, तो जहां पर अगर कोई चीज़ अच्छी हो रही है आप कम से कम अप्रिशिएट तो करें सर। बिल्कुल हम अप्रिशिएट करेंगे। जहां तक बिलावल साहब का ताल्लुक है तो आप इस साल के चारों सूबों के एजुकेशन बजट निकाले और सिंध का एजुकेशन बजट निकाले, आपको इसमें वाज़ेह फर्क नजर आएगा। जहां पे हमने तनकीद किया है ये मुल्क हमारा है, चाहे वो पंजाब है, पुख्तनख्वा है, बलूचिस्तान है, गिलगित बल्तिस्तान है, कश्मीर है, ये सारा एक मुल्क है, एक जिस्म है। चेतन भाई आप एजुकेशन बजट की बात कर रहे हैं, ओवरऑल सिंध को सबसे ज्यादा पैसे मिले हैं, इतने ज्यादा कि अगर सिंध हुकूमत, सर ये मैं आपको फैक्ट बता रही हूँ और ट्राइड एंड टेस्टेड हल्फन, ये आपको फैक्ट बता रही हूँ कि सिंध को इतने ज्यादा पैसे मिले हैं कि अगर सिंध पंजाब के लेवल के ऊपर की तर्ज के ऊपर अगर उस तरह से 14 रुपए पर यूनिट का अगर रिलीफ देना चाहे अपनी आवाम को तो उसको सिर्फ 10 अरब रुपए देने पड़ेंगे। पंजाब को 45 अरब रुपए देने पड़ रहे हैं। सर अगर आप 10 अरब भी उस बजट में से निकाल के आवाम को नहीं दे रहे और उल्टा पंजाब पर तनकीद करेंगे तो फिर तो प्रॉब्लम होगी। हम तनकीद नहीं कर रहे हैं, हम तामीरी तनकीद कर रहे हैं। हम दे रहे हैं, हम 2 लाख घर दे रहे हैं, वो 2 लाख घरों को हमने सोलराइज करके दे रहे हैं।
हम कह रहे हैं कि आप 2 महीने के लिए 45 अरब जो है वो डुबवा रहे हैं। 2 महीने के बाद ये लोग क्या करेंगे? अगर ये 45 अरब आप उठा के और इसमें जो गरीब लोग हैं उसको सोलर्स लगाए तो वो बहुत अरसा इनके काम आएंगे। लेकिन अगर 2 महीने के लिए आप 45 अरब दे रहे हैं तो 2 महीने बाद ये लोग क्या करेंगे? 2 महीने बाद तो फिर इनके जो बिल है वो आएंगे। हम कह रहे हैं कि कोई इस तरह के पॉलिसियां निकाले, इस तरह के काम करे कि वो पायदार हो। ये कॉस्मेटिक्स चीजें जो मीडिया और 45 अरब वो दे रही हैं और मेरे ख्याल से कोई 15-16 अरब जो है इनकी इश्तिहारात पे खर्च हो रही है। भाई काम खुद बोलते हैं, इश्तिहारात ठीक है बेशक दे दे, लेकिन अगर आप 15-16 अरब जो है वो इश्तिहारात पे खर्च कर रहे हैं और 45 अरब वहां पे डुबवा रही है, तो इसके बजाय वो 60-70 अरब की कोई काम पे लगाए। ठीक है संदेला साहब, काम पर लगाइए। इतनी तशहीर सुन लिया आपने इनका जवाब। जी मैं जवाब देता हूँ। मैं अपने बड़े भाई चट्टान साहब को जवाब दूंगा, बिल्कुल दूंगा। अच्छा देखें, ये प्रॉब्लम पता है क्या यहाँ पे? शहबाज शरीफ साहब ने 50 अरब रुपए जो दिया था ना, वो 200 यूनिट वाले जो बिजली इस्तेमाल कर रहे थे उन पे दिया था, वो पूरे मुल्क को दिया था क्योंकि वो पूरे मुल्क के वजीर आज़म है उस वक्त। और ये जो मरियम नवाज साहिबा ने दिया ना, मैं हैरान परेशान हूँ कि इतने सीनियर सियासतदान हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इतनी पुरानी सियासत कर रही है, जिनका नारा ही रोटी कपड़ा और मकान है, जिनकी जिंदगी भर की कमाई ये है कि वो आम इंसान के लिए लड़ते हैं, उनको प्रॉब्लम हो रहा है कि आप 7,000 रुपए का या 8,000 रुपए का हर बिजली के बिल के ऊपर 2 महीने के लिए किसी आम इंसान को, गरीब इंसान को रिलीफ क्यों दे रहे हैं? भाई पंजाब की हुकूमत है, वो अपने बजट से दे रही है। 2 महीनों के लिए उससे पूछो तो सही, जिसका बिल अगर फर्ज किया कि 15,000 आया है और उसको इस दफा 8,000 देना पड़ा है, उससे तो पूछ के बताएं। अब यहाँ पे किसी को फायदा हो रहा है, आम इंसान को फायदा हो रहा है, और वो भुट्टो साहब का जो मिशन था, भुट्टो साहब का जो नारा था रोटी कपड़ा मकान, उसी को लेके चल रहे हैं। देखा जाए तो ये मकान के अंदर बिजली का बिल लगा हुआ है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? जहां तक इश्तिहार की बात है तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा, हम तो 12-14 हजार अरब, पता नहीं, सॉरी 12-14 हजार नहीं, 12-1300 अरब जो है वो इश्तिहारों पे लगा रहे हैं, लेकिन कुछ पार्टियां तो यहां पर पूरे इश्तिहार चलाने के लिए टीवी खरीद लेती हैं। तो इसलिए इसको रहने दें, ये एजुकेशन ये इसमें चलता रहेगा। और अब वापस आप ब्रेक से आए, मैं जरा आपको एजुकेशन के बजट पे भी ब्रीफ करता हूं कि बजट किसका ज्यादा है और कितना स्पेंड होता है। सर आप कर लें, मुझे अभी ब्रीफ कर दें अगर आप करना चाहते हैं, क्योंकि ब्रेक के बाद वो साकिब निसार साहब की लाइन में है ना, इमरान खान साहब को भी मसाइल डिस्कस करने हैं। क्या आप लोगों की लड़ाई के बारे में बात करते हैं? भाई मैं बैरिस्टर साहब से भी पूछ लेते हैं। जी सर, जी आप ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद मुझे दे दें ताकि मुझे उस पर जरा मैं कोई गलत बात ना कर जाऊं, मुझे उस पर आप तैयारी कर ले ब्रेक के अंदर। हम जरा ब्रेक के बाद से वापस आते हैं और जो बैरिस्टर साहब है जो बड़े आराम से यहाँ पर बैठकर मुस्कुरा रहे हैं, उनसे पूछेंगे कि इस मुस्कुराहट के पीछे वजह क्या है, और फिर इनको मैं जरा एक रियलिटी चेक दूंगी और उस रियलिटी चेक के ऊपर मैं आपको इनसे जवाब लेके दूंगी। लेकिन ये सब कुछ इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप लोग को खुश आमदीद कहते हैं। मेरे साथ बने में वेरी ऑनरेबल बैरिस्टर शाहिद मसूद साहब, परवेज संधीला साहब हैं एंड अखुनज़ादा चट्टान साहब हैं। बैरिस्टर साहब, मतलब आप तो चिल माहौल में है ना, इधर देख सकते हैं आप मुझे, कोई ऐसा मसला नहीं है, ज़रूरी नहीं है आपको उनकी लड़ाई में कोई टेंशन नहीं लेनी है आपने उनकी लड़ाई की। वैसे आपको टेंशन है भी नहीं, ये सिर्फ आप प्रिटेंड कर रहे हैं कि आप बड़े इंटरेस्टेड हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के बीच में क्या चल रहा है। मुझे तो लगा था कि आप बड़े मज़े में होंगे और मुझे पता है आप मज़े में हैं, लेकिन इसके बावजूद आपके लिए कोई खैर की खबर नहीं है। मुझे वैसे खबरों से पता चला, आप बैरिस्टर, आप मुझे इसका कानूनी एस्पेक्ट बता दीजिएगा, क्योंकि इनमें डेफिनेटली साबिक चीफ जस्टिस के बारे में बात हो रही है, इन्वॉल्व हो रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जी हमें पता चला है कि साकिब निसार साहब ने कहा हाँ मेरा इमरान खान साहब के साथ ताल्लुक था, लेकिन नहीं 9 मई मैंने नहीं किया, 9 मई का नहीं मुझे पता, लेकिन उनका राब्ता, उनका ताल्लुक तो था। अब सर ये बात बैरिस्टर साहब लोगों को समझाना बड़ी मुश्किल होगी कि इमरान खान साहब का राब्ता और ताल्लुक साकिब निसार साहब के साथ था, लेकिन 9 मई में साकिब निसार साहब के ताने बाने नहीं मिलते। साथ में आज की डेवलपमेंट ले लें, मजीद 6 लोगों को वो जेल वाले मामले के अंदर जो है धर लिया गया है, जिसका मतलब ये है सर आप इनकी लड़ाई के जितने चाहे मज़े ले लें, लेकिन रियलिटी ये है कि आपको जो मैसेज दिया जा रहा है ना रियासत की तरफ से, वो है नो टॉलरेंस का। आपके लिए कोई खैर की खबर नहीं है। देखिए बेनिश, सबसे पहली बात, जिस तरह मेरे भाई संधेला साहब और अखुनज़ादा साहब ने बात की, तो मैं सिर्फ एक छोटी सी बात जो जालिब ने कही थी उसी के अंदर जवाब दूंगा कि तुमने लूटा है सदियों हमारा सुकून, अब ना हम पर चलेगा तुम्हारा फसूम। चारागर मैं तुम्हें किस तरह से कहूँ, तुम नहीं चारागर कोई माने मगर मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। ये 77 साल का हिसाब देना पड़ेगा, और अवाम ने 8 फरवरी को ये हिसाब लिया था इनसे।
इसके अंदर कोई दूसरी राय नहीं है। ये आज पाकिस्तान का बच्चा पाकिस्तान का एक एक फ़र्द ये कह रहा है कि हमने इनसे मैंडेट जो इन्होंने चोरी किया उसका हिसाब लेंगे और जो 77 साल इन्होंने मुल्क को लूटा उसका हिसाब लेंगे। अब जो बात आपने की 9 मई के हवाले से, मैं सिर्फ एक छोटी मैं उसी के ऊपर आ रहा हूँ। मैं वही बात करने लगा। सिर्फ और सिर्फ एक फैसला जो हाई कोर्ट का आया अनवारुल हक बन्नू साहब के रिमांड केसेस के अंदर, जो 12 केसेस थे इधर लाहौर हाई कोर्ट के अंदर अनवारुल हक बन्नू साहब और तारिक सलीम शेख साहब के पास, जब इन्होंने रिमांड दिया, रिमांड को हमने चैलेंज किया तो उसके अंदर जो ऑब्जर्वेशन आई, जो ऑर्डर आया, उसके अंदर कैटेगोरिकली दोनों जजेस ने इस बात को लिख दिया कि इसके अंदर क्रिमिनल एलिमेंट 9 मई के अंदर एज फार एज इमरान खान रूल इज़ कंसर्न देयर इज़ नथिंग, कुछ नहीं है। क्योंकि इमरान खान ने कहीं पे भी ये नहीं कहा कि जाकर हमला कर दो। हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के अंदर ये बात लिखी हुई थी कि सियासी आदमी है, सियासी आदमी है। जब सहाफ़ियों से बात होती है ना, कहते हैं मैं वही अर्ज करता हूं, कभी ये कहते हैं कि मैंने कहा था, मेरे कहने के ऊपर हुआ। खान साहब इस मामले में बड़े क्लियर हैं। उन्होंने बार बार ये बात की, जिन्होंने 9 मई के अंदर जाकर अटैक किए हैं मैं उनके साथ नहीं हूँ। वो अगर मेरी पार्टी के अंदर भी हैं, CCTV फुटेजेस मौजूद हैं, आप जाकर वहाँ पे निकालें और उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाएं। इमरान खान ने हमेशा एक मजबूत इदारे की बात की, एक मजबूत फौज की बात की है, इसके अंदर दूसरी राय नहीं है। ये नहीं ना अब जब बात मैं इसमें शामिल हूं और मेरी पूरी प्लानिंग है तो मेरे साथ क्या किया जाए, वो ये नहीं बताते। वो ये बताते हैं कि जी उसके साथ क्या करना है। देखिए बात ये जनरल फैज के बाद उनके जो कोर्ट मार्शल की बात हुई, उसके बाद आपके हालात बड़े बदल गए हैं। देखिए आप इमरान खान को कैसे इस सारे मामले में शामिल कर सकते हैं जब 9 मई का ये वाकया होता है। जी मैं आपसे मैं उसी बात पे बात कर रहा हूँ कि इमरान खान इधर से सुबह उठते हैं, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए निकलते हैं अपनी बेल मैटर्स के अंदर। वहाँ पे वो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवा रहे होते हैं, जब इस मुल्क के इदारों के लोग उनको उठा लेकर जाते हैं और पूरा मीडिया इस चीज़ को दिखाता है। उसके बाद एक पब्लिक निकलती है इन ऑर्डर टू सपोर्ट द लीडर, वो निकलती है, वो प्रोटेस्ट लॉन्च करती है। और आज भी उस चीज़ के ऊपर इमरान खान और पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है जुडिशल कमीशन बना दें, जो हकीकी मानी के अंदर जो सच्चाई है उसको बाहर ले आएं। इसको हम कब डिनाई करते हैं? हम तो बार बार ये बात कर रहे हैं। अवाम नहीं निकली, आपके चंद लोग निकले, वो चंद लोग निकले जिनको ड्यूटीज असाइन की गई थी कि आपने यहाँ जाना है, फौजी तंसीबात पे। अगर अवाम नहीं निकली थी तो फिर 3 दिन मुराद सईद की ऑडियो याद है ना सर? फिर 3 दिन पूरा ब्लैकआउट सोशल मीडिया पे क्यों रहा, मुझे ये बता दें। अगर अवाम नहीं निकली, हम तो अपने शोज कर रहे थे, कोई सोशल मीडिया आपका डॉक्टर यास्मीन राशिद की हम ऑडियोज़ दिखा रहे थे। डॉक्टर जो आपकी यास्मीन राशिद की 10 किस्म की ऑडियोज़ है, जाना है नहीं जाना, अब अंदर जाना है, अब बाहर जाना है। फिर सबसे बड़ी बात है मुराद सईद साहब की ऑडियो, जो सबसे पहले जब 9 मई हुआ उसके अंदर मुराद सईद साहब ने क्या कहा, यही कह रहे थे ना कि आप सबको पता है किसने कहाँ कहाँ जाना है। सर वो मुट्ठी भर अफराद थे जिनको आप लोगों ने टारगेट असाइन किया था। अब मेरा जो क्वेश्चन है, इट इज़ नॉट अबाउट 9 मई, मैं ना मेरे पास ये अथॉरिटी है कि मैं उसके ऊपर सज़ा और जज़ा का कॉन्सेप्ट करूँ। मेरा मसला ये है कि अगर साकिब निसार तक बात पहुँच रही है तो आपके लिए भी आसानी नहीं है। दिस इज़ द मैसेज व्हिच हैज़ बीन गिवन टू यू सर। देखें बात ये है, 9 मई के हवाले से अगर किसी का भी नाम आता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मामले में बड़े क्लियर है। अगर साकिब निसार साहब का 9 मई के हवाले से कोई ताना बाना जुड़ता है, बिल्कुल दे ही मस्ट बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर इट। अगर फैज़ हमीद साहब का नाम आता है, ही मस्ट बी अकाउंटेबल हेल्ड अकाउंटेबल फॉर इट। हम उसके अंदर किसी मामले हम तो अपनी रिजर्वेशन शो कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने बार बार ये बात की। देखिए इमरान खान साहब के ऊपर आपने 100 के हिसाब, सैकड़ों के हिसाब से केसेस बनाए। आज कोई एक भी केस ऐसा नहीं है जिसके अंदर इमरान खान साहब या तो बेल आउट नहीं हुए या उनको अदालत से रिलीफ नहीं मिला और ऑन मेरिट्स रिलीफ मिला है। लेकिन इसके साथ साथ जब हम बात करते हैं साकिब निसार, नो डाउट ही वॉज द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। 2018 के अंदर हमारी एक हुकूमत, जमहूरी हुकूमत आई, जमहूरी प्रोसेस के नतीजे के अंदर आई, हम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बने। हमने 3.5 साल हुकूमत की। 3.5 साल के अंदर हमने इस मुल्क के लिए बहुत अच्छे काम किए और 3.5 साल के बाद जब हमें एक साजिश करके निकाला गया जिसका हमने हर चीज़ सामने रखी। देखिए आज हम बड़े आपको आराम से कहते हैं कि जी हमें जलसा करने दे। आप कहते हैं ना अवाम हमारे साथ नहीं निकले, हमें जलसा करने दे। 22 तारीख को हमारा इस्लामाबाद के अंदर तरनौल के अंदर जलसा रखा हुआ है, हाई कोर्ट ने हमें इजाज़त दी हुई है, आप हमें करने दें विदाउट एनी हर्डल, हमें करने दें। आपको पता लग जाएगा अवाम किसके साथ खड़ी है। हुकूमत से ले देती हूँ, लेकिन सर एक चीज़ है, ऐसे ही मैं कह रही हूँ, मुझे यही बताया सिखाया और पढ़ाया गया है, आप जो बोते हैं ना वही काटते हैं।
आप अगर साजिशें करके आएंगे आपके खिलाफ भी बदले में साजिश होगी। अब आप तब कंप्लेन नहीं कर सकते कि नहीं 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 मेरे साथ ये नहीं होना चाहिए। आप जो करेंगे आपको इन रिटर्न वही बदले में मिलेगा ना। परवेज संदेला साहब, मुझे बैठे बैठे एकदम से ख्याल आया बैरिस्टर शाहिद मसूद साहब का कूल काम एटीट्यूड देख करके कि आप लोगों को तो बड़ा सूट करता है कि इमरान खान के मसाइल में इजाफा होता रहे, वरना अगर इनके मसाइल कम होंगे ना तो वही होगा जो मैंने आज पूरा दिन टीवी पर देखा। पीपल्स पार्टी नून लीग के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, नून लीग जो है पीपल्स पार्टी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। तो मुझे तो लगता है कि आप दुआ में ये मांगते होंगे कि हमारी हुकूमत चले ना चले, लेकिन पीटीआई के मसाइल और इमरान खान जो है वो जेल से बाहर ना आए। ऐसा ही है ना सर? इमरान खान जेल से बाहर ना आए, ये इमरान खान की पार्टी को बड़ा सूट करता है। आपको अच्छा, पता है इमरान खान अगर जेल से बाहर आ गए ना तो ये जो बहुत बड़े बड़े लीडर बन के घूम रहे हैं ना, इन तमाम की रोजी रोटी बंद हो जाने के, तो इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें कोई मसला नहीं है। इमरान खान की ज्यादा डिमांड क्या होगी या क्या होगा? मैं जब ये प्रोग्राम शुरू करने से पहले आपके प्रोड्यूसर से पूछ रहा था कि मतलब के प्रोग्राम के क्या मौजूआत हैं, तो उन्होंने जो बताया था कि इमरान खान साहब की पार्टी जो है वो उससे बाहर है, जो बातचीत करेंगे उससे बाहर हो गई है। देखिए इमरान खान की टोटल डिमांड ये थी, जब नवाज शरीफ साहब उनके घर पे चल कर गए थे और कहा था कि जनाब आए, हुकूमत बन गई है, हमारे साथ मिलें और मुल्क के मसाइल हल करें, उनकी टोटल डिमांड एक सड़क सी बनी गाला ली। तो इमरान खान को छोड़ें, वो उनकी पार्टी के मसाइल है। असल चीज जिसपे हमने बात करनी, एक तो मैंने आपको बजट बताना है, अपने बड़े भाई चटान भाई को बजट बताना है कि बजट कितना है। दूसरा मुझे जरा ये बताएं कि एक नॉर्मल हालात में बताया ये जाता है, कहा ये जाता है, पीटीआई क्लेम ये करती है कि इमरान खान साहब को गिरेबान से पकड़कर उठाकर गाड़ी में फेंका गया जब उनको गिरफ्तार किया गया, जो कि गलत है। एक वज़ीर-ए-आज़म साहब के साथ ऐसा सलूक नहीं होना चाहिए। और उसका रिएक्शन ये है कि पूरे मुल्क में आग लगा दी गई है। और आग लगाई कहां गई है? जहां पर आर्मी के ऑफिसर्स हैं, उनके दफातर हैं या उनके हेडक्वार्टर है, वटएवर, क्योंकि उठाने वाले रेंजर थे। ये एक्सक्यूज पेश कर। अब मुझे जरा ये बताएं, ये वाकया बड़ा है या 9 मई जिस दिन इमरान खान साहब को गोलियां लगी हैं वो बड़ा वाकया है? क्या गोलियां लगने पे उनकी पार्टी बर्दाश्त कर गई, उनके जितने कारकुन थे वो बर्दाश्त कर गए, उनके जितने लीडरान थे बर्दाश्त कर गए? हालांकि इमरान खान तो गोलियां लगी हैं, होना तो ये हैपन उस दिन चाहिए थी ना, लेकिन हुई किस दिन? जिस दिन इमरान खान को सिर्फ गिरफ्तार किया गया। फिर उस दिन आप ये देखें, इमरान खान का गोलियां निकली, उनके साबिक गवर्नर है सिंध के, उनकी सलवार से 6-7 गोलियां निकल आई। बड़ा वाकया तो ये था ना उस दिन ही, लेकिन नहीं हुआ क्योंकि 9 मई प्लानिंग के तहत इमरान खान साहब और उनके कोचेज ने मिलकर की थी और उसकी वजह से ये पूरे मुल्क में हालात हुए थे। तो इसलिए इस चीज को कर लें कि बड़ा वाकया ये है कि इमरान खान को गोली लगी, लेकिन चले कोई बात नहीं, वो कह रहे हैं तो हम मान लेते हैं ये बड़ी प्लानिंग से है कि अगर इमरान खान गिरफ्तार हो गया है तो उसने अंदर बैठ के करवा दिया। जी, अगर इमरान खान गिरफ्तार है, इलेक्शन बाहर जीत गए हैं, तो वो इमरान खान की वजह से है। और भाई इमरान खान तो अंदर बैठा हुआ, इलेक्शन कैसे जीत गए आपके? लेकिन क्योंकि इमरान खान की वजह से हुआ है और यहाँ पे गोलियां लगना। चले, और दूसरा मैं आपको जरा बजट का बता दूं, क्योंकि मेरे भाई ने कहा था कि बजट जो है ना जी वो सिंध हुकूमत का बहुत ज्यादा है। ये आपकी जो एजुकेशन का बजट है जी, ये पंजाब का जो है वो है जी 1719.3 बिलियन, ये पंजाब का है। और उसके बाद केपीके का जो हमें बता रहे हैं कि दुनिया के बहुत बड़े जो ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए हैं, उनके सूबे में जो एजुकेशन का बजट है वो है 362.7 बिलियन। बलोचिस्तान का 32 बिलियन है। और सिंध का जो मेरे बड़े भाई कह रहे हैं कि सिंध में मतलब एजुकेशन जो है वो हर स्ट्रीट पर घूम रही है, वहां का है 45 बिलियन, 454 बिलियन। 454 बिलियन सिंध का है और पंजाब का 1719.3 बिलियन। ये एजुकेशन का बजट है। मैं आपको ये बता रहा था कि पंजाब के हालात इसलिए एजुकेशन के खराब है, यहां पर इमरान खान साहब ने, जो कि कहा जा रहा है अब वो एजुकेशन के बात कर रहे हैं, तो यहां पर उस्मान बुजदार साहब थे जिनकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। अगर यहां पे बैरिस्टर साहब जैसे पढ़े लिखी किसी बंदे को वज़ीर आला बनाया जाता ना तो शायद हालात बेहतर होते। तो इसलिए चटान भाई मैंने आपको बता दिया कि बजट पंजाब का पहले भी, अब भी और आने वाले वक्त में भी आपको पंजाब का ही बजट एजुकेशन पे ज्यादा होगा और हेल्थ पे होगा। ये आप खुद भी अपनी टीम से सर्च करवा सकते हैं। बैरिस्टर साहब क्या पता चेयरमैन बनना चाहते हो, सिर्फ गौहर खान साहब थोड़ी ना बनेंगे, आपने उनको बना दिया कि चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे। क्या पता उनके जो एम्स एंड एम्बिशंस हैं वो चेयरमैन बनने के हों, क्योंकि इमरान खान साहब तो बहुत जल्दी बाहर नहीं आ रहे हैं। ये चाहे जितना भी कहें कि साकिब निसार की बात हो, जनरल फैज़ की बात हो, पर हालात तो अभी यही इशारा कर रहे हैं। लेकिन परवेज संदेला साहब, आपकी सारी बातें, पूरी तकरीर सुन के ना मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये जितना भी आपका और पीपल्स पार्टी का जो इत्तेहाद है ना, ये हुब्बे अवाम में नहीं, ये तो बुग़्ज़े खान में हुआ है। क्योंकि अगर ये इत्तेहाद जनवन होता तो आप लोग तो खुश होते, वाह जी वाह, पंजाब के अंदर चीफ मिनिस्टर ने रिलीफ दिया, वेरी गुड, सिंध के अंदर ये रिलीफ मिल रहा है, वेरी गुड। आप लोग तो एक्सपोज हो रहे हैं। देखिए, ऐसा हरगिज़ नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, ये दो जमातें हैं इस मुल्क की जो
जब से पाकिस्तान बना है तब से हम लोग ये देखते आ रहे हैं, चले रहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बाद में बनी, मुस्लिम लीग नून बानी जमात है इस मुल्क की। तो आप देखें, अगर किसी टाइम पर कभी कभी जब मसले मसाइल होते भी हैं ना, देखें सिंध वालों का चलो ये जेनवन मसला है, उनके पास 10 अरब नहीं होंगे 2 महीने देने के लिए अपने अवाम को, तो वो इस तरह से बातें कर रहे हैं। अदरवाइज बड़ी जेनवन सी पार्टी हैं और इनसे बेहतर इस मुल्क के हालात को, इन पे जो इल्जाम लगता है ना कि ये जब से पाकिस्तान बना यही हुकूमत कर रहे हैं, वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं कौन हुकूमत कर रहा है, कौन करता रहा है, यहाँ पे कितने मार्शला है और मार्शला के बाद कौन किसको चलाता रहा है, ये एक अलहदा डिबेट है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना सियासी जमात है ना सियासी जमात थी, वो एक फैन क्लब है। आपको भी पता है कि सारे के सारी जमात जो एक फैन क्लब के पीछे घूम रही है। देखें उसमें अगर कोई क्राउड, अब शेर अफजल मरवत को ले, आप लोग अभी फैन क्लब का मुकाबला नहीं कर पा रहे। सियासी जमात अगर ये बन जाते तो फिर आप क्या करते, ये बताएं मुझे। सियासी जमात बिजनेस बन जाते तो बड़ी अच्छी बात है ना। जिस सियासी जमात से मेरे मुल्क पाकिस्तान को फायदा हो, मेरा मुल्क पाकिस्तान तरक्की करे, उसमें मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकता है, मुझे उससे क्या मसला हो सकता है। मुझे चाहिए अपने मुल्क की तरक्की, अवाम का रोजगार। दुनिया में वो जो ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत हमें बताया करते थे खान साहब, जो दुनिया भर में जाके करप्शन की कहानियां सुनाया करते थे, खान साहब के दौर में देख लें, जरदारी साहब को ये बारे में क्या करते थे कि वो करप्शन। अब देखें कहां आसिफ अली जरदारी साहब का दौर कहीं बेहतर इमरान खान के दौर के करप्शन के मुकाबले में। तो अब आप कम से कम ये तो नहीं कह सकते, अगर ये सब कुछ करते, सियासी पार्टी की तरह बिहेव करते, तो मेरे लिए ये वेलकम थे। मैं एक सियासी वर्कर हूं, जो भी इस मुल्क के लिए बेहतर करेगा वो मेरे लिए वेलकम है। मुझे खुशी होगी कि मेरी जमात का कोई इंसान। चट्टान साहब, ये पंजाब की आवाम के लिए आपकी हुकूमत से, सिंध में पीपल्स पार्टी से 14 रुपए का पर यूनिट रिलीफ बर्दाश्त नहीं हो रहा, लेकिन सर फिर तो आपको हाथ उठा के, झोलियां भर भर के आपको नून लीग को और नवाज शरीफ को दुआएं देनी चाहिए कि जब नून लीग की हुकूमत आई है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट जैसा जो प्रोग्राम है, बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम है, उसके अंदर हमेशा इजाफा ही हुआ है। फिर तो भैया नून लीग का दिल आप लोगों से बड़ा निकला। देखिए जी, संदेला साहब ने तो ये तो बता दिया कि पुख्तनख्वा का बजट कितना है, सन का कितना है, लेकिन आबादी के बारे में नहीं बताया। ये नहीं बताया कि पंजाब की आबादी कितनी है और पुख्तनख्वा के। संदेला साहब, एक तो आप बात सुन लिया करें, आप कह रहे हैं कि तो मैं जवाब दे सकता था लेकिन मैं खामोश था। तो आप भी पढ़े लिखे बंदे हैं, अपने बारे पे बात करें। अच्छा, गुस्से तो ना होना चट्टान साहब, आपको गुस्सा अच्छा नहीं लगता। आप मुझे बर्दाश्त कर रही है ना, आप बैरिस्टर साहब को बर्दाश्त कर रही है, अपने बारे पे बात करें। चट्टान साहब को कोई ना टोके प्लीज, इंक्लूडिंग मी। चट्टान साहब, मैं भी आपको नहीं टोकूंगी, आप आराम से बोलें, 2-4 मिनट आराम से। संदेला साहब ने ये नहीं बताया कि पंजाब की कितनी आबादी है, बलूचिस्तान की कितनी है, पुख्तनख्वा की कितनी है। अगर सन पुख्तनख्वा, बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान ये सारे एक हो जाए, इनसे भी पंजाब की आबादी ज्यादा है। दूसरा मेरा दरख्वास्त है अपने भाई से, बैरिस्टर साहब से, कि आप लोगों ने एक अंतरा सुना है कि मुल्क को लूटा है, मुल्क को फूटा है, इधर करप्शन हुआ है, उधर करप्शन हुआ है। भाई 2018 के इलेक्शन से पहले तो आप लोगों का यही नारा था ना कि मुल्क लोगों ने 70 साल लूटा है, हम इख्तिदार में आएंगे तो हम लूटा हुआ पैसा वापस करेंगे, हम इख्तिदार में आएंगे तो बाहर मुल्कों में जो पैसा पड़ा है वो मुल्क के अंदर आ जाएगा, मुल्क इतना तरक्की कर लेगा कि जापान से लोग यहाँ रोजगार के लिए आएंगे, मुल्क में इतना तरक्की हो जाएगा कि ये अमेरिका से भी आगे बढ़ेंगे। यही आप लोगों का नारा था। तो क्या आप लोगों को क्या मिला? आप लोगों ने कोई रायत भी नहीं किया। 3-3 महीने हमारे लोगों को और मुस्लिम लीग के लोगों को 3-3 महीने रिमांड पे रखा। आप लोगों ने 3-3 साल, 4-4 साल जिन लोगों पे इल्जामात लगाए थे उनको जेलों में रखा। मरियम नवाज को नवाज शरीफ साहब के सामने गिरफ्तार किया। अधिपरियाल को चांद रात पे हॉस्पिटल से बीमारी के हालात में गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। आखिर में निकला क्या? वही निकला कि मुअज़्ज़ज़ अदालतों ने कह दिया कि भाई ये नेब का इदारा तो इंतकाम के लिए बना है, ये इन लोगों के खिलाफ तो सियासी इंतकाम हो रहा है, ये इदारा तो सियासी इंजीनियरिंग के लिए बना है। तो अगर इसके बाद भी अगर आप लोग किसी पे इल्जाम लगाते हैं तो थोड़ा अपने गिरबानों में झांक के देख ले कि 3.5 साल आप लोगों ने भरपूर कोशिश किया। अगर इतनी चोरी हुई और मुल्क को लूटा गया है तो वो निकला, आप लोगों ने निकाला क्यों नहीं? दूसरी बात यह है कि अपना हिसाब दे दे। अभी आप लोग हिसाब दे दे जो आप लोगों को पे इल्जामात है। हमारे तो इल्जामात थे, हम तो अदालतों में पेश हुई, हमें तो ऐसे हालात में पेश हुई कि ना हमें बकरियों के रानी मिलते थे,
न हमारे पास इंटरनेट छोड़ते थे। इमरान खान साहब तो कहते थे मैं पंखे निकाल दूंगा, मैं एसी निकलवा दूंगा, खाना बंद कर दिया, मेडिसिन बंद कर दिया। आप लोगों के तो न खाना बंद हुआ है, न मेडिसिन बंद हुआ है, कुछ भी बंद नहीं हुआ है। अपना हिसाब दे दे। जब एक बार आप लोग क्लियर हो जाए, आप लोगों पे जो जो इल्जामात है इनसे आप लोग क्लियर हो जाए, तो इसके बाद आके फिर दूसरों पे इल्जामात लगाए। दूसरी बात ये कि आप लोगों के पास एक ऐसा चीज मेगा प्रोजेक्ट नहीं है कि आप पाकिस्तानी कौम को बता दें कि हमने 3.5 साल यहाँ पे हुकूमत किया तो हमने क्या दिया। पुख्तनख्वा में आप लोगों का 15वां साल शुरू हो रहा है इख्तिदार का, वहां पे आप लोग एक चीज साबित नहीं कर सकते मां सिवाय एक चीज का जिसका नाम बीआरटी है, जो करप्शन का, नालायकी का, नाअहली का एक बोलता सबूत है। इसके अलावा आप पुख्तनख्वा में ना एक यूनिवर्सिटी का नाम ले सकते हैं, ना एक स्टेडियम का नाम ले सकते हैं, ना एक हॉस्पिटल का नाम ले सकते हैं, ना एक सड़क का नाम ले सकते हैं जो पीटीआई के दौर में बना। और 35 अरब का कर्जा था जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी का हुकूमत खत्म हो रहा था। वो 35 अरब का कर्जा अब 1600 अरब तक पहुंच गया। जब से पाकिस्तान बना था तो पुख्तनख्वा पे कितना कर्जा चढ़ गया था? 35 अरब। ऐसे हालात में कि वहां पे ऑपरेशन हो रहे थे, ऐसे हालात में कि वहां पे आईडीपीज निकले थे, ऐसे हालात में जो वहां पे सैलाब आए थे, सिर्फ 35 अरब का कर्जा था। आप लोगों के दौर में ना तो कोई ऑपरेशन हुआ, ना आप लोगों के दौर में कोई आईडीपीज निकले, ना आप लोगों के दौर में कोई सैलाब आए, फिर भी वो कर्जा जो है 1600 अरब तक पहुंच गया। तो अगर आप दूसरों पे इल्जामात लगाते हैं तो बेशक लगाए, लेकिन अपना कारकर्दगी भी कौन को दिखाए। एक ब्रेक ले लेते हैं, बैरिस्टर साहब को थोड़े पानी की जरूरत है, उसके बाद फिर हम इनसे एक प्रोजेक्ट पूछेंगे बैरिस्टर साहब से और बाकी इनके हालात के ऊपर बात करेंगे। विल बी बैक। कम बैक जी, फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशन है जी। बैरिस्टर साहब, एक प्रोजेक्ट का वो कह रहे हैं, एक प्रोजेक्ट बता करके उनकी तसल्ली के इरादे बेचारे इतने जज्बाती हो रहे हैं, इतना उन्होंने आपकी हुकूमतों के खिलाफ जो इतनी लंबी चार्जशीट दे दी है। सर देखिए बेनिश, बात ये है कि आपके सामने चार्जशीट तो बहुत लंबी थी जिसको मैं साथ साथ नोट भी करता रहा ताकि दोनों साहिबान का पॉइंट वाइज जवाब दे सकूं। बेला साहब ने बात की कि सियासी जमात ये है ही नहीं। तो अगर मैं पाकिस्तान की तारीख में देखूं तो पाकिस्तान की तारीख के अंदर ये दोनों सियासी जमातें रही हैं। तो 71 का जो सानहा था वो भी किसी सियासी जमात उस वक्त मौजूद थी जब वो हुआ था, तो उसको मैं कसूरवार किसको ठहराऊं? जब 85 के अंदर जाके वहाँ पे छांगा मांगा के अंदर मंडियाँ लगती थी इंसानों की, उसका कसूरवार मैं किसको ठहराऊं? फिर उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, इदारे के ऊपर हमला होता है और अवाम अंदर भाग के चली जाती है, क्या वो सियासी जमात नहीं थी? उसका मैं कसूरवार किसको ठहराऊं? क्या जब ये मामलात एक जहाज़ के ऊपर से तस्वीरें फेंकी जाती रही थी वो भी कुछ सियासी जमात ही करती थी, लेकिन आज तो वो सियासी जमात बहुत जो है दूध की धुली है, उन्होंने कुछ नहीं किया पाकिस्तान की तारीख के अंदर। जो गलत हुआ है पाकिस्तान के अंदर वो 3.5 साल की हुकूमत इमरान खान के अंदर हुआ है बकौल इनके। लेकिन मैंने पहले जिस तरह कहा कि इसका जवाब दे दिया अवाम ने 8 फरवरी को। 1.5 साल ये आए जब हमारी हुकूमत को साजिश के बाद निकाला गया, 1.5 साल ये PDM के तौर पर रहे, इन्होंने आकर अपनी पूरी कैंपेन चलाई, सब कुछ किया, लेकिन रिजल्ट क्या है कि नवाज शरीफ अपनी खुद की दोनों सीटें हार गए। क्या सियासी जमात हम हैं कि ये आप इनको ये सियासी जमात हम थे? आपके जो फॉलोअर्स हैं उनको ये प्रोजेक्ट वगैरह से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उन प्रोजेक्ट की तरफ ही आ रहा हूँ। देखिए, सबसे अहम मतलब जिस तरह आगे संदेला साहब और खुनजादा साहब ने बात की कि एजुकेशन और हेल्थ की जब मैं बात करूँ तो सेहत कार्ड को भूल जाते हैं इमरान खान का। सेहत कार्ड के हवाले से कभी आपने किसी पार्लियामान के अंदर या असेंबली के अंदर बात सुनी थी? लेकिन वो मेरा लीडर था वाहिद जिसने खुद ये इनिशिएटिव लिया और घर बैठे आदमी को 10 लाख रुपया उसकी जेब के अंदर दे दिया। संदेला साहब ने बहुत बुरी शक्ल बनाई है, देख लें उनकी शक्ल, ये देख लें। संदेला साहब इंशाल्लाह अंदर से वो भी खुश हैं कि इमरान खान ने बहुत अच्छे काम किए थे। लेकिन वो क्या करें बेचारे, लिमिटेशंस के अंदर है ना जी, पार्टी को नुमाइंदगी करनी है तो उसके अंदर फिर कई दफ़ा ये होता है। मैं इस चीज़ के खुद खिलाफ हूँ कि पार्टी के अंदर रहकर हमें जहाँ पे बेहतरी लाई जा सकती हो हमें वहाँ पे आवाज़ ज़रूर उठानी चाहिए। और अगर आज नून लीग ने कोई अच्छा काम किया है, लास्ट टाइम जब ये 10 रुपये पेट्रोल या डीजल कम हुआ था तो मैं आई वॉज फर्स्ट वन इन द टेलीविजन प्रोग्राम वो सेड कि जी अच्छा काम हुआ है लेकिन और कम होना चाहिए। अवाम के लिए रिलीफ काफ़ी नहीं। अच्छा, ये 14 रुपये के रिलीफ के ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं इसके ऊपर
अच्छा है, नीचे और नीचे आना चाहिए, यूनिट की चट्टान प्राइस और साहब नीचे आनी ये चाहिए। कह रहे अच्छा है, आपको भी दिल बड़ा करके कहना चाहिए, बात मुकम्मल कर लेकिन लें। मेरी जी, उसके अंदर एक बैरिस्टर अर्ज है, जी, आऊंगी देखिए चट्टान साहब ये आपके 2 पास। महीने का जो रिलीफ दिया गया है, क्या इस तरह तो नहीं कि जो IPP